हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे आपका टीडीएस, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था उससे आगे। इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ आपके डिडक्शन फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल 24Q 26Q बताऊंगा आपको सैलरी के लिए कौन सा होता है, अदर देन सैलरी के लिए कौन सा होता है, नॉन रेसिडेंट्स के लिए कौन सा होता है। दूसरा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच फॉर्म। तीसरा बताऊँगा आपको कि टीडीएस चालान कैसा होता है, उसमें क्या क्या डिटेल्स हमको देनी होती है, नॉन कंपनीज़ के लिए क्या होता है, कंपनीज़ के लिए क्या होता है, और उस चालान का एक्सप्लेनेशन। और बताऊंगा आपको मैं कि ड्यू डेट ऑफ टीडीएस चालान पेमेंट और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या होती है। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि हमारे टीडीएस में कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ आपका पहला 24Q, दूसरा 26Q, तीसरा 27Q, चौथा 26QB एंड 26QC। तो पहले हम बात करते हैं आपका टीडीएस ऑन सैलरी, दैट इज़ फॉर्म 24Q। जो हम सैलरी पर टीडीएस काटते हैं उसके लिए हम जब उस टीडीएस की को काटने के लिए डिटेल्स देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर ए को सैलरी पे करता हूँ, मैंने उसको सैलरी पे करी और जो मैंने उस पर टीडीएस काटा वो मेरा बनता है 5000। तो मेरे को फॉर्म 24Q के थ्रू डिटेल्स देनी होंगी कि हाँ इस पार्टी है, इस पार्टी का ये नेम है, ये पैन नंबर है, मैंने इसका टीडीएस काटा है ऑन सैलरी, इतना टीडीएस काटा है। तो वो जो फॉर्म होता है हमारा सैलरी पर टीडीएस काटने के लिए, उसको हम कहते हैं 24Q। होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, दूसरा फॉर्म डिस्कस करते हैं, वो होता है हमारा 26Q। 26Q होता है हमारा पेमेंट अदर देन सैलरी। मतलब सैलरी के अलावा जो भी पेमेंट मैं दूंगा वो मैं रिपोर्ट करूंगा आपका। मतलब जो मैं सैलरी के अलावा जिस पेमेंट पर टीडीएस काटूंगा उस टीडीएस को मैं रिपोर्ट करूंगा आपका 26Q में। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन लोन। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोफेशनल सर्विसेज ली फॉर से 1 लाख रुपीज़ की और मैंने उस पर टीडीएस काटा और मैं उस टीडीएस को रिपोर्ट करूँगा, वो मैं रिपोर्ट करूँगा फॉर्म 26Q के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 27Q। 27Q होता है हमारा पेमेंट टू एनआरआई। जी, जो नॉन रेसिडेंट्स हैं उनको अगर मैं पेमेंट करता हूँ उस पर टीडीएस काटता हूँ। पेमेंट कौन सी, अदर देन सैलरी। अगर मैं किसी फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, वो कहीं एग्जांपल कर लीजिए वो अमेरिका में रहते हैं, तो ही इज़ अ नॉन रेसिडेंट फॉर इंडिया। तो अगर मैं उसको पेमेंट करता हूँ किसी, मान लीजिए मैंने प्रोफेशनल सर्विसेज ली है, तो मैं वो जो टीडीएस मैंने डिडक्ट करा है उसको मैं रिपोर्ट करूँगा आपका फॉर्म 27Q के थ्रू। सो होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, एक है हमारा 26QB, एक है हमारा 26QC। अभी मैंने आपको बताया था कि 26Q में जो जाता है वो हमारा जाता है अदर देन सैलरी। अब जो 26Q था उसमें फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा 26QC है वो मेरा 26Q से कुछ डिफरेंस है, उसमें बताता हूँ कैसे। केवल एक ही पॉइंट को लेकर डिफरेंस है। अब 26Q में जो था वो था मेरा कि मैं अदर देन सैलरी जो भी पेमेंट करता हूँ मैं 26Q में रिपोर्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने किसी पर्सन को रेंट पे करा है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मैं उनको रेंट पे करता हूँ 45,000। तो 26Q में मैं उसको रिपोर्ट करूँगा क्योंकि वो सैलरी से अलग है। तो मान लीजिए मैंने उसको रेंट पे करा है, अब मैं उसका टीडीएस काटता हूँ तो मैं उसको रिपोर्ट करूँगा आपका 26Q में। लेकिन 26 जो मेरा QC होता है उसमें भी मैं रेंट के टीडीएस को रिपोर्ट करता हूँ। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मेरा 26QC है वो केवल ओनली रेंट के लिए है, और वो भी उन रेंट के लिए अगर कोई रेंट पे करता है इंडिविजुअल या एचयूएफ। मतलब कि अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूँ और मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूँ, मैं रेंट पे करता हूँ एक्सीडिंग 50,000 और मेरा टैक्स ऑडिट नहीं होना। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 27QC मेरा उनके लिए है अगर मैं इंडिविजुअल या एचयूएफ हूँ, मैं रेंट पे करता हूँ एक्सीडिंग ₹50,000 पर मंथ और मेरा टैक्स ऑडिट नहीं होता। हाँ, अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूँ, मेरा टैक्स ऑडिट होता है और मैं रेंट पे करता हूँ, चाहे वो 50,000 से ज़्यादा ही हो, तो मैं उसको रिपोर्ट करूँगा 26Q में। एंड अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूँ, मेरा टैक्स ऑडिट नहीं होता और मैं रेंट पे करता हूँ 50,000 से अबव, तो मैं उसको रिपोर्ट करूँगा आपका 27QC में। अब एक एग्जांपल आता है कि मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूँ, मैं रेंट पे करता हूँ किसी को फॉर एग्जांपल 45,000 पर मंथ, तो क्या इस केस में मैं 26Q में दूंगा? नहीं। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं
और आप रेंट पे करते हैं 50,000 से नीचे और आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता, तो आपको कोई TDS काटने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आप इंडिविजुअल HUF हैं, आप रेंट पे करते हैं 50,000 से नीचे और आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता, तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है TDS काटने की। 26 QC हमारा फॉर्म बनाई उसके लिए है, केवल एक ही केस में पॉसिबल है कि अगर मैं इंडिविजुअल HUF हूँ, मेरा टैक्स ऑडिट नहीं होता और मैं रेंट पे करता हूँ एक्सीडिंग 50,000, देन इट्स कंपलसरी फॉर मी टू डिडक्ट TDS एंड फाइल दिस TDS थ्रू फॉर्म 26 QC। अब आते हैं हम 26 QB में। 26 QB में होता है हमारा TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जी, 26 QB में होता है मेरा TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर 26 QB में मैंने आपका प्रॉपर्टी की सेल करी है, तो जो बायर है वो जब मुझको पेमेंट देगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं 1% TDS काटूँ और आपको पेमेंट कर दूँ। तो वो जो मेरा TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी है उसको मैं रिपोर्ट करूँगा आपका फॉर्म 26 QB से। जी, अब आते हैं हम इनकी फाइलिंग पर कि आखिर ये फाइल कैसे होते हैं। तो 24Q, 26Q, 27Q ये हमारे जो TDS रिटर्न जाती है उसी के साथ फाइल हो जाते हैं। मतलब कि जब मैं TDS रिटर्न भेजूंगा आपकी, वो मैं भी आपको बताऊंगा कि TDS रिटर्न कब कब जाती है। तो जब मैं TDS की रिटर्न फाइल करूंगा तो मेरे 24Q, 26Q, 27Q तभी फाइल हो जाएंगे। ये जो है मेरे 26 QB एंड 26 QC, इसमें ये होता है कि जिस महीने मैंने TDS काटा उस महीने के एंड से जो अगले 30 दिन है उसमें मेरे को TDS गवर्नमेंट को जमा कर देना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपका TDS काटा 2 फरवरी में काटा, तो मंथ एंड होता है मेरा 28 या 29 फरवरी। तो ये मंथ एंड जो होगा, अब जो इससे नेक्स्ट 30 डेज़ है उसके अंदर मेरे को इसकी पेमेंट कर दे देनी है एंड ये TDS को मेरे को रिपोर्ट करना है थ्रू फॉर्म 26 QB एंड 26 QC। हाँ, तो अब बात करते हैं हम कि हमारे ड्यू डेट ऑफ TDS चालान पेमेंट, मतलब कि जो मैंने टैक्स डिडक्ट करा उसकी पेमेंट कब तक हो जानी चाहिए। तो उसमें यह है कि मैंने जिस मंथ में TDS काटा, जो उससे नेक्स्ट मंथ है उसकी 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। लेकिन अगर मैंने TDS काटा है आपका मार्च में, जी अगर मैंने TDS काटा है मार्च में, तो उसकी पेमेंट 30th ऑफ अप्रैल, मतलब कि उस केस में ये नहीं है कि मेरे को 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ TDS जमा कर देना है, हर मंथ में ये है। लेकिन अगर मैं TDS काटता हूँ आपका मार्च में, तो मेरे को 30th ऑफ अप्रैल तक उसकी पेमेंट कर देनी है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपका TDS डिडक्ट करा है जनवरी में, तो ये जो मेरे TDS तो मैंने काट लिया। अब इसकी जो पेमेंट होनी है थ्रू चालान नंबर 281, वो मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा, करनी है मेरे को 7th ऑफ फरवरी। मतलब कि जिस मंथ में मैंने TDS काटा उस मंथ से जो नेक्स्ट मंथ है उसकी 7th डेट तक TDS का चालान बन जाना चाहिए। अदरवाइज़ करवा आप बाद भी सकते हैं, लेकिन बाद में आप करवाएंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो मैं इंटरेस्ट का टॉपिक, लेट फी का टॉपिक अगली वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन अगर मैं TDS आपका डिडक्ट करता हूँ इन द मंथ ऑफ मार्च, तो मेरे को पेमेंट करनी है 30th ऑफ अप्रैल। फॉर एग्जांपल मैंने आपका TDS काटा 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, कोई भी अपडेट लीजिए, मैं लेता हूँ आपका 11th ऑफ मार्च। तो 11th ऑफ मार्च का जो TDS मेरे को जमा करना है वो करना है 30th ऑफ अप्रैल। इसमें केवल मार्च के केस में ऐसा है जो मेरे को 30th ऑफ अप्रैल करना है। मतलब कि अप्रैल टू फरवरी कोई भी मंथ हो, मेरे को उसकी पेमेंट 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ कर देनी है। तो एक बार हम TDS चालान को देख लेते हैं। ये चालान नंबर होता है हमारा 281। यहाँ पर देखिए ये होता है हमारा एक कॉलम टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड एट सोर्स। इसमें होता है कंपनी डिडक्टीज 0020 कोड नंबर एंड 0021 नॉन कंपनी डिडक्टीज। इसका मतलब होता है कि मैंने जिसका TDS काटा है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी इंडिविजुअल का TDS काटा है, तो मैं क्लिक करूँगा आपका नॉन कंपनी डिडक्टीज पर। मतलब कि अगर मैंने TDS काटा है, चालान हमारा केवल 2 पार्ट में डिवाइड करता है, कंपनी डिडक्टीज एंड नॉन कंपनी डिडक्टीज। तो मैंने अगर TDS काटा है अदर देन कंपनीज, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा आपका नॉन कंपनी डिडक्टीज पर। अगर मैंने आपका TDS काटा है कंपनी का, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आपका कंपनी डिडक्टीज पर। यहाँ पर होता है मेरा असेसमेंट ईयर, किस असेसमेंट ईयर के लिए मैंने TDS काटा है। यहाँ पर वही डिडक्टर का 10 नंबर,
फुल नेम आ गया, कंप्लीट एड्रेस, ये किसका आएगा हमारा फुल नेम, डायरेक्टर का, उसी का एड्रेस आएगा। अब यहाँ पर है हमारा कोड, ये कोड होता है मेरा किस सेक्शन के अंदर मैंने टीडीएस काटा है। अगर मैंने टीडीएस काटा है आपका सैलरी के अंदर तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आपका 192। अगर मैंने टीडीएस काटा है आपका कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के अंदर तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 194C। अगर मैंने काटा है प्रोफेशनल सर्विसेज के अगेंस्ट तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 194J। पिन, अब वही अपना ये जो मैंने डायरेक्टर का एड्रेस था वही टेलीफोन नंबर और पिन नंबर उसका। अब ये हमारा दो है यहाँ पर, ये एक है हमारा TDS TCS पेएबल बाय टैक्स पेयर एंड TDS TCS रेगुलर असेसमेंट रेज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड रेज्ड बाय IT डिपार्टमेंट। तो जो हम सिंपल TDS पे करते हैं वो हम क्लिक कर देते हैं आपका 200, ये कोड नंबर है 200, हम यहाँ टिक कर देते हैं। और कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेज करा होता है तो हम 400 पे क्लिक कर देते हैं। जनरली जो सिंपल TDS के लिए हम यहाँ पर जो आपका 200 है यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हो गया मेरा इनकम टैक्स मतलब कि मैंने कितना TDS काटा है, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड ऑल यहाँ पर होता है। ये हमारा बैंक करता है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। ये जब हम बैंक पर जमा करते हैं, ज़्यादातर तो ये चीज़ें अब ऑनलाइन होने लगी हैं, लेकिन तब भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहता था कि कैसा होता है ये। तो उसमें यही था कि ये मैंने कितना TDS काटा है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा टोटल, यहाँ पर वर्ड्स पर कितने करोड़, लैक्स, थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस, यूनिट्स। और तो इसमें कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल चालान होता है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मिस्टर ए का काटा TDS आपका प्रोफेशनल सर्विसेज अंडर कोड या अंडर सेक्शन 194J, तो मैंने मान लीजिए 2000 रुपीज़ काटे, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आपका 2000 रुपीज़ एंड जो और है इन वर्ड्स एंड इन एक्सेट्रा। तो मैंने एक चालान जमा करवा दिया उस नॉन कंपनी, क्योंकि इंडिविजुअल था, नॉन कंपनी के अगेंस्ट कि मैंने 2000 रुपीज़ काटे हैं TDS। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने TDS का चालान बनवा दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑलरेडी आपका एक तरह से उसके अगेंस्ट मैंने पेमेंट कर दी। मैंने जो पेमेंट करी है इस चालान से हमको ये होता है, या मेरे को क्या गवर्नमेंट को भी होता है कि ये जो मेरे पास पेमेंट आई है, ये जो चालान है, ये मेरा 194J के अगेंस्ट करा है। गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं होता कि ये किस, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का TDS है, मिस्टर बी का TDS है। ये जब डायरेक्टर अपनी रिटर्न फाइल करता है तब इस चालान को उससे अटैच करता है। TDS का चालान कटवाने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ मैंने चालान कटवा दिया तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि जी ये 2000 रुपये मिस्टर ए के कटे हैं। नहीं, ये जब मैं रिटर्न फाइलिंग करूँगा अपनी, तब मैं इस चालान को अटैच करूँगा उस 26Q में जो मैंने डिटेल्स दी हैं उसको मैं इस चालान से अटैच करूँगा। वो ऑनलाइन फाइलिंग होता है। तो चालान तो हमारा ओवरव्यू यही था। बस चालान का ये होता है कि मैंने कंपनीज के अगेंस्ट कटाए चालान, नॉन कंपनी के अगेंस्ट कटाए इस सेक्शन के अंदर, एंड इतना अमाउंट है एंड इस असेसमेंट ईयर के लिए, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। मेरे को जब मैं ऑनलाइन फाइलिंग करूँगा तब मेरे को चालान अटैच करना पड़ता है कि जो मैंने 24Q या 26Q में जिस असेसी का TDS काटा था ये उस असेसी के अगेंस्ट है चालान। अब आते हैं हम TDS की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है। तो देखिए हमारी जो TDS की रिटर्न होती है, पहला हम ये ध्यान में रखेंगे कि ये हमारी क्वार्टरली फाइल होती है। क्वार्टरली मतलब अप्रैल टू जून की फाइल, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, इनकी रिटर्न जो होती है वो क्वार्टरली फाइल होती है। और फाइल कब तक होनी होती है, जो भी क्वार्टर एंड हुआ उसके नेक्स्ट मंथ तक जो लास्ट डेट है वो उसकी ड्यू डेट होती है। फॉर एग्जांपल अप्रैल टू जून मेरा फर्स्ट क्वार्टर हो गया, जो इसकी ड्यू डेट होगी वो होगी मेरी अप्रैल टू जून, इसकी ड्यू डेट होगी मेरी जो नेक्स्ट मंथ है जो कि है मेरा जुलाई की लास्ट डेट तक। दोबारा कर देता हूँ, TDS की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है, पहला तो ये हमारा क्वार्टरली फाइल होता है, और जो इसकी ड्यू डेट होती है वो होती है मेरी जो इसका नेक्स्ट मंथ है उसकी लास्ट डेट तक। फॉर एग्जांपल अप्रैल टू जून इसका नेक्स्ट मंथ होता है मेरा आपका जुलाई, तो इसकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 31 ऑफ जुलाई। जुलाई टू सितंबर 31 ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर टू दिसंबर 31 ऑफ जनवरी। लेकिन जैसा कि हमने देखा था कि जैसे में कि मैंने मार्च में अगर TDS काटा है तो उसकी थी
30 अप्रैल। ऐसा ही सेम जो लास्ट क्वार्टर है हमारा जनवरी टू मार्च, सब में हमने देखा कि TDS रिटर्न फाइलिंग की डेट थी उसका नेक्स्ट मंथ, मतलब कि जनवरी टू मार्च की हमारी रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए थी 30 अप्रैल तक। लेकिन इस केस में जो हमारा जो लास्ट क्वार्टर है उसमें हमारी जो जनवरी टू मार्च है, केवल लास्ट क्वार्टर में जो हमारी डेट होगी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ TDS वो होगी हमारी 31 मई जी। मतलब कि जनवरी टू मार्च के रिटर्न का जो ड्यू डेट है वो है मेरा 31 मई। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि जो क्वार्टर एंड होने तक, मतलब फोर्थ क्वार्टर के एंड होने तक जो उसका सेकंड मंथ है उसकी जो लास्ट डेट है वो मेरी ड्यू डेट है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, और मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर मैं लेट TDS डिडक्ट करता हूँ या लेट TDS मैंने डिडक्ट कर लिया, मैं उसका चालान की पेमेंट नहीं करता, तो क्या क्या इंटरेस्ट है, मैं TDS की रिटर्न लेट फाइल करता हूँ तो क्या क्या पेनल्टी है। तो देखते रहिएगा एंड प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब।